हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको बायो के रिलेटेड और केमिस्ट्री के रिलेटेड जितनी भी वीडियोस या फिर जितना भी कंटेंट है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आपको कोई भी डाउट कुछ भी हो, कोई भी आप नया सेशन सीखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में बेसिकली क्या करना है, अभी जस्ट हमारा स्टार्टिंग बेसिक पॉइंट आज मैं क्लियर करवाऊंगी एंड आफ्टर दैट फर्दर जो आगे आने वाले लेक्चर्स हैं उनमें हमारा जो मैकेनिज्म है वो सब कुछ साथ साथ में अपलोड मैं करते जाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड अडेप्टेशन में पैथोजेनेसिस। देखिए, पैथोजेनेसिस स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए पैथोजेनेसिस के लिए। इंजरी टू नॉर्मल सेल। देखो, एक नॉर्मल सेल है, एक नॉर्मल सेल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक नॉर्मल सेल होम्योस्टेसिस को बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर सकता है। डेली का काम है कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना, लेकिन जब इसके ऊपर किसी तरह का कोई स्ट्रेस डाल दिया जाए, क्या डाला मैंने, कोई स्ट्रेस डाल दिया जाए, तो होम्योस्टेसिस क्या हो जाएगी, बैलेंस नहीं रह पाएगी, राइट। अगर मैंने इसके ऊपर कोई सेल के ऊपर कोई स्ट्रेस डाला तो अल्टीमेटली ये इंजरी कोज हो जाएगी। एक नॉर्मल सेल के ऊपर जो इंजरी होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इटियोलॉजिक फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं। किसी बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, फॉर एग्जांपल कोई टॉक्सिन ने अटैक कर दिया, कोई इन्फेक्शन आपको हो गई, तो इन्वायरमेंटल, जिस आप दुनिया में रहते हो, हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, किसी भी तरह का कोई भी आउटसाइड फैक्टर हमें अफेक्ट कर सकता है, हमें इंजरी कॉज कर सकता है। तो अब ये जो इंजरी कोज हो रही है ये दो टाइप्स में आएंगी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल सेल इंजरी जो नॉर्मल कुछ टाइम के लिए होती है लेकिन आफ्टर पर्टिकुलर टाइम वो ठीक हो जाएगी। लेकिन इरिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होगा, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस चलता है और उस लॉन्ग टर्म प्रोसेस में एक सेल डेथ भी हो सकती है। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे इरिवर्सिबल सेल इंजरी। या तो अब इसके भी कुछ सब पार्ट्स हैं जिनको हम आज की क्लास में थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज फैक्टर पर्टेनिंग टू इटोलॉजिक एजेंट्स एंड होस्ट। पर्टेनिंग रिलेटेड, ओके, आप इसकी जगह पे रिलेटेड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। जो फैक्टर्स रिलेटेड है इटोलॉजिक एजेंट्स के साथ या फिर कोई भी होस्ट के साथ, इसके बारे में डीप में मैं आपको करवाऊंगी। दूसरा, कॉमन अंडरलाइंग मैकेनिज्म। इस आज की क्लास में इसके सिर्फ 2 पॉइंट्स होंगे क्योंकि इसके मैकेनिज्म आपको अलग क्लास में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को अलग अलग क्लास में मुझे समझाना होगा, तो ये हम आने वाली क्लासेस में ज़्यादा अच्छे तरीके से करेंगे। थर्ड वन इज़ द यूजुअल मॉर्फोलॉजिक चेंजेस, जो हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग सेल इंजरी, स्वेलिंग हो जाना या फिर कुछ भी जो आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो सब कुछ इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट, फंक्शनल इम्प्लीकेशंस एंड डिसीज आउटकम। अब आपने कौन कौन सी इम्प्लीकेशंस करी हैं, कौन कौन सी डिसीज पे क्या क्या इम्प्लीमेंट करा है, कौन सा ट्रीटमेंट आप यूज़ कर रहे हो उसके लिए, और उस ट्रीटमेंट के बाद क्या आउटकम आ रही है, डिसीज का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, आपके सेल्स क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं, वो सब कुछ हम करेंगे फोर्थ पार्ट में कंप्लीट। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट पार्ट की जो बिल्कुल फर्स्ट टाइप है उसमें क्या है, जितने भी फैक्टर्स रिलेटेड होते हैं ना बच्चा इटोलॉजिक एजेंट्स के साथ, देखो डिपेंड करता है टाइप कि सेल की टाइप कौन सी है, गॉट इट। उसके बाद अगर हमें कोई इंजरी हुई है, फॉर एग्जांपल किसी तरह की कोई भी इंजरी हुई है, तो उसकी ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन इन द सेंस कितने टाइम के लिए वो इंजरी हमें रह सकती है। स्वेरिटी में आ सकता है कि वो इंजरी ज़्यादा स्वेयर कंडीशन में है। लाइक देखो, एक नॉर्मल स्वेलिंग हुई है, नॉर्मल स्वेलिंग ज़्यादा स्वेयर नहीं होगी, नॉर्मल होगा, थोड़ी सी उसकी स्वेरिटी हमें बोल सकते हो कम है, लेस है, राइट। अगर उसी के ऑपोजिट में कोई ऐसी बड़ी डिसीज़ का नाम ले दूँ, मायोकार्डियल इन्फेक्शन ले दूँ या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें सेल डेथ ही कोस हो जाती है, स्वेरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ड्यूरेशन भी लंबी हो जाएगी, कैंसर ट्रीटमेंट हो गया, या फिर जिनमें ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है किसी चीज़ को रिकवर करने के लिए और सेल डेथ भी होता है उस चीज़ में, और ड्यूरेशन कितना है, वो सेल किस टाइप का है, उसको ये सब कुछ आएगा फैक्टर्स के अंदर।
द एक्सटेंट ऑफ सेलुलर इंजरी डिपेंड अपॉन, वही बात आ गई, आपकी इंजरी किस तरह की है या फिर कितनी ज़्यादा डेंजरस है, वो डिपेंड करता है सेल की टाइप पे कि किस सेल पे वो इंजरी कॉज हुई है, ड्यूरेशन कितनी होगी, सेल किस तरह की इंजरी हमें हुई है, सिवियरिटी कितनी है, जो हमें स्टिमुलस मिला है, जो टॉक्सिन्स हमारे ऊपर आके रिएक्ट हुए हैं वो कितने कैसे हैं, मतलब लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए रहेंगे या फिर एक नॉर्मल इन्फेक्शन है जो थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगी, इस तरह से। एग्जाम्पल जैसे कि हमने लिया है स्मॉल डोज ऑफ केमिकल टॉक्सिन, किसी तरह का कोई भी छोटा सा डोज केमिकल टॉक्सिन आपको रिएक्ट कर जाता है और थोड़े टाइम के बाद वो ठीक भी हो जाएगा जब आप कोई एंटीबायोटिक कोई भी मेडिसिन लेते हैं, तो हम इसे बोलेंगे रिवर्सिबल सेल इंजरी। बट अगर इसके ऑपोजिट आपको कोई लार्ज डोज में कोई केमिकल एजेंट रिएक्ट कर जाए और आपका इस्चीमिया हो जाए, इस्चीमिया इन द सेंस जो आपकी ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाए। देखो भाई, ब्लड सप्लाई सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, अगर ब्लड सप्लाई ही डिक्रीज हो जाएगी अल्टीमेटली क्या होगा, सेल डेथ, राइट। अगर सेल डेथ ही हो गई तो ये रिवर्सिबल तो भाई है नहीं, सेल डेथ हो गया तो काम ही खत्म, इरिवर्सिबल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंडर टाइप, स्टेटस एंड अडेप्टेबिलिटी ऑफ टारगेट सेल। देखो अब जिस सेल पे इंजरी हुई है, जिस सेल को ये स्टिमुलस मिला है, अब देखो वो सेल सबसे पहले खुद में इतना ज़्यादा बलशाली होता है कि वो कुछ चेंजेस को अडेप्ट करता है। अडेप्ट यानी कि कुछ चेंजेस, यानी कि सेल नंबर इंक्रीज हो जाना, सेल शेप का चेंज हो जाना, वो अपनी तरफ से जो भी चीज़ें वो अडेप्ट कर सकता है वो करेगा। लेकिन जब वो अडेप्ट नहीं कर सकता है तब हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मेडिकेशंस की, एवरीथिंग जो हमें बाहर से ट्रीटमेंट लेना पड़ता है लॉन्ग टर्म के लिए। अब जो टाइप ऑफ सेल है एज रिगार्ड इट्स टू इंजरी, ससेप्टेबिलिटी टू इंजरी इन द सेंस, अब देखो जो आपकी इंजरी हुई है, जो भी आपका सेल है उसकी जो भी टाइप है, ठीक है, अब जिस तरह की उसे इंजरी हुई है, इंजरी इन द इमोशनल सेंस या फिर किसी भी तरह की इंजरी है, कोई भी उसका न्यूट्रिशनल इफेक्ट या फिर कोई भी मेटाबॉलिक स्टेट पे उसका इफेक्ट हो रहा है, एंड अडेप्टेशन ऑफ सेल, इसको मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ। इसमें आपको क्या है कि एक सेल है नॉर्मल, एक सेल पे क्या हुआ, कुछ टॉक्सिन्स या फिर कुछ इटोलॉजिक फैक्टर्स थे, उन्होंने आकर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। अब देखो ये अटैक कर दिया, अब ये जो बेचारा सेल है, अब ये इस पे है कि इसको किस तरह की इंजरी हो रही है। अब जो भी ये टारगेट सेल है, अब ये बेचारा क्या करेगा, जैसे इसे पता लगा कि मेरे ऊपर किसी ने क्या किया है, हमला कर दिया, तो ये क्या करेगा, अपने आप को डिफेंस करेगा। डिफेंस करने के लिए जो भी ये चेंजेस अडेप्ट कर सकता है ये करेगा। अब चेंजेस अडेप्ट में मैंने सबसे पहले बताया कि हो सकता है नंबर में इंक्रीज हो जाए, राइट, सेल नंबर इंक्रीज कर दे, वो भी एक अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। तो अपने इन्वायरमेंट के रिलेटेड, इन्वायरमेंट से आपको कोई भी सेल इंजरी हुई है उसके रिलेटेड ये कोई भी अपना अगर सेल रिस्पॉन्स देता है, कोई भी चेंज अडेप्ट करता है उस चीज़ को डिफेंस करने के लिए, वो सब कुछ आ जाएगा फैक्टर्स के अंदर। एग्जाम्पल के लिए स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल में अगर आपको सबसे ज़्यादा याद हो तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द सेंस जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, लेकिन कमी होने के बावजूद भी हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं वो काफ़ी समय तक, लॉन्ग टाइम तक इस इंजरी के साथ, हाइपॉक्सिक इंजरी यानी कि ऑक्सीजन की कमी है उस इंजरी के साथ विदस्टैंड कर सकती है, लेकिन ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं कॉज करेंगी। लेकिन अगर ऐसा ही कार्डियक मसल में हो, अगर कार्डियक मसल में थोड़े टाइम के लिए ऑक्सीजन बंद हो जाए, अगर मैं 20 मिनट्स की भी बात लूँ, 20 मिनट्स, लेस देन 20 मिनट्स भी इसके लिए बहुत ज़्यादा है। अगर 20 मिनट से कम भी अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही आपके कार्डियक मसल्स में, तो उस केस में क्या होगा, ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगी, यानी कि एक परसिस्टेंस इस्चीमिया हुआ है जिसमें ब्लड सप्लाई कॉन्टिन्यूसली नहीं मिल पा रही, किसके कारण से, टोटल कोरोनरी ओकल्शन। टोटल कोरोनरी ओकल्शन का मतलब क्या है, जिसमें जो कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लड फ्लो नहीं दे पाती हार्ट तक, और ब्लड फ्लो ना होने के कारण रिस्ट्रिक्शन आती है, उस केस में हार्ट अटैक यानी कि चेस्ट पेन हो सकता है। हार्ट अटैक के जैसे कॉजेज हो सकते हैं। हार्ट अटैक मेजर इसमें आता है, ये एक हार्ट अटैक की ही, सॉरी, इसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो अगर रुक जाएगा
ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, हार्ट को चेस्ट पेन होगा, चेस्ट पेन के ज़्यादा आगे कितनी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि मैंने हार्ट अटैक की आपको एग्जांपल दी उस तरह की, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, जो कि आप आगे भी पढ़ोगे। नेक्स्ट इज कॉमन अंडरलाइंग मैकेनिज्म। देखो ये मैकेनिज्म हम नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे। इसमें क्या है, या तो भाई सेल मेम्ब्रेन डैमेज होती है, ओके, जो जिससे क्या होगा, मेटाबॉलिक और ट्रांस मेम्ब्रेन एक्सचेंजेस डिस्टर्ब हो जाएंगे, टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, टॉक्सिक फ्री रेडिकल्स रिलीज होंगे। तो इनका भी एक मैकेनिज्म है जो हम अगली क्लास में करेंगे। यूजुअल मॉर्फोलॉजिक चेंजेस। देखो मॉर्फोलॉजिक चेंजेस कौन से जो हमें देखने को मिलते हैं, लाइक हाइड्रोपिक स्वेलिंग। स्वेलिंग होती है, ठीक है, आपने मेडिकेशन ली, थोड़े दिनों के बाद वो ठीक हो गई। स्वेलिंग बहुत रीज़न से हो सकती है। अगर जब सर्दी आ जाती है तब भी कईयों के हाथ पैर सूज जाते हैं, तो वो थोड़े टाइम के बाद फिर वो ठीक हो जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा हमें सबसे पहले देखने को मिलते हैं। लेकिन जो मॉर्फोलॉजिक ऑल्ट्रेशंस होती हैं किसी भी सेल डेथ की, वो हमें ऐसे इतनी जल्दी देखने को नहीं मिलती हैं। एग्जाम्पल के लिए मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी एक हार्ट अटैक की टाइप है जिसमें ब्लड फ्लो रुक जाता है और चेस्ट पेन जैसी चीज़ें होती हैं, और उनमें सेल डेथ हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक हमें कॉज होता है। द लास्ट वन, फंक्शनल इम्प्लीकेशन। अभी देखो अगर आपकी सेल इंजरी हुई है, तो सेल अगर इंजर्ड होगा तो वो ये काम तो कर नहीं पाएगा, सेल का फंक्शन जो होगा वो अधूरा रहेगा, वो काम नहीं कर पाएगा, एडवर्सली इफेक्ट होगा, जो हमारी बॉडी को सहन करना पड़ेगा। नॉर्मल बॉडी के फंक्शंस, होम्योस्टेसिस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हमारा बॉडी का एक भी पार्ट या फिर कोई भी सेल इंजर हो जाए तो हमारी बॉडी को बहुत सहना पड़ती है वो चीज़। क्लिनिकल फीचर्स इन द फॉर्म ऑफ सिम्टम, जो भी क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो हमें सिम्टम या साइंस के रूप में अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। अभी इन्हीं सिम्टम और साइन के बेसिस पर जो फर्दर प्रोग्नोसिस या फिर जो ट्रीटमेंट हम बोल सकते हैं जो होता है इंजरी के रिस्पॉन्स में, कि इसको कौन सा ट्रीटमेंट देना है, कि डिसीज़ का एक बायोलॉजिकल बिहेवियर क्या है, उसके रिस्पॉन्स में हमें एक ट्रीटमेंट देना होता है, एक मेडिकेशन चलानी होती है, वो सब कुछ इसी के अंडर आएगा। गॉट इट। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट। क्लास मैंने आज छोटी ली है, उसका रीज़न कि एक छोटा सा कंसेप्ट ही मुझे क्लियर करवाना था। आई होप आपको ये क्लास क्लियर होगी, इसके कंसेप्ट क्लियर होगा, बेसिक अगर समझा होगा तो मैकेनिज्म समझने में ज़्यादा ईज होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसका मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे, हाइपॉक्सिक एंड इस्चेमिक इंजरी की पैथोजेनेसिस, और देन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, दोनों अलग अलग पार्ट है और हमें अलग अलग लेक्चर्स में ही इन्हें कवर करना होगा। So that's all for today's class. Thank you so much for watching my video, and also subscribe my channel if you like this video. Okay, thank you.